चलो देखते हैं कौन सा देख रहे थे अभी। नहीं, इसके पहले क्या देखे थे हम लोग? कौन कौन सा देख चुके हैं? पहले कौन कौन सा देख चुके हैं पहले बताओ। एसेट्स देख चुके हैं, कैपिटल देख चुके हैं, इनकम देख चुके हैं, एक्सपेंस देख चुके हैं। ठीक है, अभी हम कौन देख रहे हैं? लायबिलिटीज। 5 नंबर क्या है? लायबिलिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो देखते हैं इसमें क्या होता है लायबिलिटीज। पहले ये बताओ लायबिलिटी होता क्या है, फिर इस पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होता है लायबिलिटीज? लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशंस, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, जो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ता हो, फ्यूचर में पे करना पड़े। ठीक है, कुछ भी, जैसे मान लो कि आपने कुछ उधार परचेज किया, किसी चीज को आपने उधार परचेज किया, तो उधार परचेज मतलब क्रेडिट परचेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज अगर आपने कुछ किया है, क्रेडिट परचेज अगर आपने किया है, तो पेमेंट तो आपने किया नहीं ना, पेमेंट तो आपने किया नहीं। तो पेमेंट अगर आपने नहीं किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फ्यूचर में तो करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है? आपकी लायबिलिटीज है, यानी कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस क्रिएट हुआ है, आपको फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो लायबिलिटीज का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? दीज आर द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। दीज आर द अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। टू आउटसाइडर, याद रखना लायबिलिटी 2 तरह का होता है, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो बाद में डिस्कस करते हैं इसमें कि इंटरनल लायबिलिटीज क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होता है। ध्यान से सुनना, लायबिलिटीज वो अमाउंट होता है जो कि पे करना है, किसको? आउटसाइडर को, ऑनर को नहीं, आउटसाइडर को। ऑनर को पे करने की लायबिलिटीज नहीं होती है। बिजनेस जो पैसा लगाता है ना, बिजनेस में जो ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस का पहला लायबिलिटी किसको पे करने का होता है? आउटसाइडर, जो बाहरी लोगों से पैसा लिया गया है ना, हमने किसी से, बिजनेस ने किसी से उधार सामान खरीदा, तो पहला पेमेंट करने का टेंशन किसको रहता है? उस क्रेडिटर को जिससे हमने उधार खरीदा था। ऑनर को तो बचेगा वो मिलेगा, बचेगा सो मिलेगा। तो लायबिलिटीज बेसिकली ऑनर को पे करने का टेंशन बिजनेस को नहीं होता है, टेंशन होता है किसको पे करने का? जो आउटसाइडर लोग हैं ना, जिनसे हमने उधार खरीदा है, क्रेडिट पे हमने कुछ परचेज किया है, या हमने किसी से उधार लिया हुआ है, किसी से कर्ज लिया है, लोन, बैंक से हमने लोन लिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस लोन का पेमेंट करना हमारे लिए लायबिलिटीज है। ठीक है, ऑनर ने जो पैसा कैपिटल इन्वेस्ट किया ना, वो लायबिलिटीज नहीं है। फिलहाल लायबिलिटी तो वो भी है, पे तो करना पड़ेगा बिजनेस को, लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं। ऑब्लिगेशन पहला पे करने का किसका है? आउटसाइडर का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है दीज आर द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। टू आउटसाइडर, आउटसाइडर को पेमेंट करने का जो टेंशन होता है ना, वही क्या होता है? हमारी लायबिलिटीज होता है। हमें जो पेमेंट आउटसाइडर को करना पड़ता है वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। आप पूछ सकते हो कि सर ऑनर भी तो लायबिलिटी, ऑनर को पेमेंट करना भी तो लायबिलिटी है बिजनेस का। डेफिनेटली है, तो इसीलिए तो लायबिलिटी को बाइफरकेट कर दिया गया 2 तरीके, दो भाग में। क्या? इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? जो ऑनर की लायबिलिटी, मतलब कि जो बिजनेस को किसको पेमेंट करना है? ऑनर को पेमेंट करना है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? जो पेमेंट आपको आउटसाइडर को करना है, जो पेमेंट आपको आउटसाइडर को करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो इधर 2 डेफिनेशंस मैंने लिखा है। दो डेफिनेशंस नहीं कहोगे इसको, कि लायबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करके समझा जा सकता है। अकाउंट जनरलिटीज बनाने के लिए ना, सिर्फ ये जानना है कि लायबिलिटीज एक्चुअली होता क्या है, किसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, इस डेफिनेशन से अगर डेफिनेशन रटोगे ना, तो उसे जनरलिटीज नहीं बनेगा। हाँ, डेफिनेशन पूछेगा कि लायबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटीज, यू कैन एक्सप्लेन, बट लायबिलिटीज क्या होता है, ये जनरलिटी बनाने के लिए सिर्फ इतना ही समझना है कि ये होता क्या है। ठीक है, और उतना समझ में आ गया कि लायबिलिटी क्या होता है, तो आपका जनरलिटीज बन जाएगा। ठीक है, देखो पहला मैंने क्या लिखा था लायबिलिटीज के बारे में? दीज आर द अमाउंट पेबल बाय द ऑनर, या पेबल बाय द बिजनेस, पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। टू आउटसाइडर, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है? द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस अदर देन ऑनर्स फंड। लिख दिया ना मैंने। ऑनर्स फंड को पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को उतना नहीं होता है जितना आउटसाइडर को रहता है। ठीक है, तो ऑनर को जो पेमेंट करना है ना, वो टेंशन नहीं है, उसको हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। आउटसाइडर को जो पे करना है ना, वो हमारी प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, क्योंकि पहला पेमेंट किसको करना पड़ता है? जिससे हमने लोन लिया हुआ है, जिससे लोन लिया हुआ है उसको पे करना पड़ता है। बाद में अगर कुछ पैसा बचा ना, तो जो ऑनर है ना उसको देंगे, और नहीं बचा तो नहीं देंगे। बात समझ में आया? जैसे देखो, जैसे मान लो मैं कैपिटल जब बता रहा था, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल क्या होता है, ऑनर्स फंड क्या होता है। ठीक है, देखो कैपिटल में दोनों ही फंड इंक्लूड होता है, ऑनर्स फंड भी इंक्लूड होता है और डेप्ट फंड भी इंक्लूड रहता है, यानी कि डेप्ट कैपिटल भी इंक्लूड रहता है, जो हमने किसी से लोन लिया रहता है। डिवेंचर्स वगैरह इशू करके कंपनी फंड रेज करती है, इक्विटी शेयर्स इशू करके कंपनी फंड रेज करती है। अब ये क्या होता है, डिवेंचर्स, इक्विटी, ये आगे आपको मिलेगा। ठीक है ना, देखो इधर
अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए मान लो 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। 1 करोड़ नहीं, चलो मान लो लेते हैं 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, और इस 10 लाख रुपए को लाने के लिए ना ऑनर के पास मान लो सिर्फ 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख रुपया है, ठीक है। तो बाकी का 5 लाख को कहां से लेके आएगा? बाकी का 5 लाख लेके आना पड़ेगा ना उसको। तो कहां से लेके आएगा? बहुत सारा सोर्स है, उसको लोन वगैरह मांग सकता है, किसी से लोन ले सकता है, या पार्टनर बना सकता है। तो अगर पार्टनर बनाएगा तो ऑनर ये भी बन गया ना। अगर मान लो पार्टनर बना रहा है तो पार्टनर भी क्या बन गया? पार्टनर भी बन गया ऑनर। तो यहाँ पे ऑनर्स फंड और ये हो गया कैपिटल। क्या हो गया? कैपिटल। तो कैपिटल और ऑनर्स फंड, ये भी ऑनर्स फंड हो गया ना, ये भी ऑनर्स फंड हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ये भी ऑनर्स फंड हो गया और ये भी ऑनर्स फंड हो गया ना, ठीक है। तो ये पे करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? दोनों मिला के ऑनर्स फंड हुआ ना। तो ऑनर्स फंड और कैपिटल क्या हो रहा है? दोनों इक्वल हो रहा है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो कि यहां पे अगर मैं कह रहा हूं, यहां पे पार्टनर से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं पार्टनर नहीं बनाना चाहता हूं। मैं बैंक के पास चला गया, क्या करने? लोन लेने के लिए बैंक के पास चला गया, लोन लेने के लिए। क्योंकि बैंक आपका पार्टनर तो बनेगा नहीं ना, बैंक बोलेगा कि भाई हम लोन दे सकते हैं तुम्हें, ठीक है। तो बैंक ने आपको लोन दे दिया, तो याद रखना ये बैंक ऑनर थोड़ी ना हुआ। बैंक क्या हो गया? आउटसाइडर हो गया। हाँ, बैंक हो गया आउटसाइडर हो गया। तो ऑनर हो गया, ऑनर्स फंड कितना हो गया? 5 लाख, और आउटसाइडर फंड कितना हो गया? 5 लाख। यानी कि बैंक ने जो लोन दिया है ना, ये इसको बोलते हैं डेप्ट फंड। डेप्ट फंड, या इसको और हम बोल सकते हैं डेप्ट कैपिटल। क्या बोल सकते हैं? डेप्ट, हाँ, डेप्ट कैपिटल। और इसको बोल सकते हैं ऑनर्स कैपिटल या ऑनर्स फंड। इसको ऑनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं ना, ऑनर्स। ये सब लिखते चलना, ये सारी चीजें लिखते चलना, ठीक है ना। देखो, ऑनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं और ऑनर्स फंड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको अगर बोलना हो तो डेप्ट फंड बोल सकते हैं या डेप्ट कैपिटल बोल सकते हैं। अगर कैपिटल बोलना हो तो दोनों को मर्ज कर दो, डेप्ट कैपिटल को और ऑनर्स फंड को, या ऑनर्स कैपिटल को, तो बन जाएगा कैपिटल, ठीक है। अगर उसको बाइफरकेट करना चाहते हो तो डेप्ट कैपिटल अलग हो जाएगा और ऑनर्स फंड अलग हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये पैसा जो लिया हुआ है, किसने लिया है? मान लो कि ये एबीसी लिमिटेड है। कौन है कंपनी? एबीसी लिमिटेड है। एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है। तो उस कंपनी ने 10 लाख रुपया रेज किया है। कंपनी के ऑनर जो है ना, उन्होंने 5 लाख दिया है। कंपनी ने 5 लाख रुपए का व्यवस्था कहां से किया है? लोन से किया है, ठीक है। तो याद रखना, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या प्रॉफिट नहीं भी कमाएगी, तो क्या ये बैंक वाला इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? ऑब्वियस से लेगा। मान लो 10% का रेट है इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% पर एनम, ठीक है। हर साल 10% के रेट से ब्याज देना है। तो अब बताओ, आप कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी होगा तो ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कितना ब्याज देना पड़ेगा? बताओ, कितना ब्याज देना पड़ेगा? 5 लाख का कितना आएगा? बताओ। 50,000 आएगा। कोई दिक्कत है? 50,000 रुपए का ब्याज हर साल उसको पे करना पड़ेगा। 50,000 रुपए कैसे निकलाइए? ठीक है, 5 लाख रुपए को क्या किए हम? 10% निकाले, 10 को 100 से डिवाइड किए, ठीक है, 2 जीरो कट गया। कोई दिक्कत है इसमें? देखो, इसमें सिंपल है मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ इशू नहीं है, ठीक है। देखो, तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट आपको हर साल करना पड़ेगा। ये आपका ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? ये पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको प्रॉफिट नहीं भी होगा ना तो भी करना पड़ेगा। क्या ऑनर मांगेगा क्या पैसा? नहीं। ऑनर कब मांगेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो इस बंदे को ऑनर जो है ना, ये प्रॉफिट में से हिस्सा लेता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इसको हिस्सा मिलेगा, तब उसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने जो डेप्ट फंड लिया है, जो आपने बैंक से लोन लिया है, उसका पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी है। टेंशन इस बात का नहीं कि ऑनर को पेमेंट करना है। टेंशन इस बात का है कि जो हमने लोन लिया है ना, वो बंदा हमारे प्रॉफिट का इंतजार नहीं करेगा। प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, उसको पे करना पड़ेगा। तो रियल लायबिलिटी तो यही है। टेंशन किसका है? वो डेप्ट फंड को पेमेंट करने का टेंशन है, ऑनर्स के फंड को पे करने का टेंशन नहीं है। हाँ, होगा तो ऑब्वियस है, बिजनेस कमा किसके लिए रहा है? अपने मालिक के लिए ही कमा रहा है, ऑनर के लिए ही कमा रहा है। जो पैसा भी वो कमा रहा है ना, वो ऑनर का ही पैसा है, ठीक है। लेकिन रीपेमेंट का टेंशन ऑनर को नहीं होता है। किसको होता है? आउटसाइडर को होता है। देखो, दोनों तो होता है लायबिलिटी,
दोनों है लायबिलिटी, पर लायबिलिटी में सबसे प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? आउटसाइडर को। पहले आउटसाइडर को देते हैं, फिर बचेगा तो ऑनर को मिलेगा। बात समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? देखो कोई दिक्कत है इसमें? इसको आप नोट करना, ठीक है, ये समझने के लिए जरूरी है। अब आ जाओ, हम देख रहे हैं अगर इसका इक्वेशंस बनाए ना, इक्वेशंस बनाए तो लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल की जगह पर हम क्या, देखो यहाँ पे कैपिटल में दोनों कैपिटल इंक्लूड है। कौन सा? डेब्ट कैपिटल और डेब्ट कैपिटल, सुनो ना, डेब्ट कैपिटल और डेब्ट कैपिटल और डेब्ट कैपिटल ऑनर्स कैपिटल दोनों है। यहाँ पे याद रखना डेब्ट कैपिटल ही आएगा, यहाँ पे लायबिलिटी में डेब्ट कैपिटल नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑनर्स फंड ही आएगा। यहाँ पे जो कैपिटल हमने लिखा है ना, इसको हम क्या मान सकते हैं? ऑनर्स फंड मान सकते हैं। तो लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस ऑनर्स फंड लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लायबिलिटी आ जाएगा। अब देखो जब इक्वेशंस करेंगे ना, अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो वहां पे ये ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है ना। ये कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है, इस वजह से मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। देखो ध्यान से, ये यहाँ पे जो कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड लिख सकते हैं, ऑनर्स फंड लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये कैपिटल जो है ना यहाँ पे, तो याद रखना इसमें डेब्ट फंड इंक्लूड नहीं है। डेब्ट फंड जो होता है ना वो लायबिलिटी होता है, डेब्ट फंड जो होता है वो लायबिलिटी होता है। अब लायबिलिटी ही तो निकालना है हमें, लायबिलिटी ही तो निकालना है। तो एसेट्स, जो एसेट्स है ना, उसमें से ऑनर्स का कैपिटल निकाल देंगे, ऑनर्स का फंड निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा? लायबिलिटी बच जाएगा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दूं क्या? इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखो इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करके यहाँ पे मैं बैलेंस शीट, एक छोटा सा बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बैलेंस शीट क्या होता है आपको कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है, कुछ नहीं पता है कि बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन में नहीं लेना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल्स में, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बैलेंस शीट का सिंपल मैं एक डमी बना रहा हूँ, फॉर्मेट, ठीक है। देखो इधर होता है, हम लिखते हैं लायबिलिटी और इधर लिखते हैं एसेट्स। तो याद रखना ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो ये लायबिलिटी नहीं होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। बात समझ रहे हो? इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है और ये एसेट्स होता है। तो रूल क्या कहता है अकाउंट्स में कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, हालांकि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो साइड है ना, एसेट्स वाला साइड, वो लायबिलिटी साइड के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान रखना इसमें दो होता है, एक होता है तो ये तो हेडिंग हो गया ना, इसमें एक होता है इक्विटी। याद रखना इक्विटी को मैंने बताया था ऑनर्स फंड भी बोलते हैं, नेटवर्क भी बोलते हैं और कैपिटल भी बोलते हैं। और एक होता है इक्विटी में कुछ भी होगा, ऑनर्स फंड होगा, रिटर्न अर्निंग होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, ठीक है। और भी आगे देखो, एक होता है लायबिलिटीज, एक होता है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या होता है? देखो ये इसका मतलब हम एसेट्स करें, एसेट्स इक्वल टू क्या होगा? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। लेकिन अगर हम लायबिलिटी निकालें तो इस एसेट्स में से ये वाला पोर्शन लेस कर दे, इस एसेट्स में से ये एसेट साइड जो है ये वाला खाली पोर्शन लेस कर देंगे तो लायबिलिटी निकल के नहीं आ जाएगा। इसमें मान लो ये है 100 रुपया, ठीक है, और ये है 50 रुपया, और ये है मान लो 70 रुपया, नहीं 50 रुपया इसको भी करेंगे, नहीं ये, हाँ ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है हमें, सपोज करो नहीं मालूम है, तो हमें पता है ना कि दोनों साइड बराबर होता है, बैलेंस शीट में दोनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखो ये हमें पता है, ये भी पता है, लेकिन ये नहीं मालूम है ये कितना होगा, तो निकाल नहीं सकते हैं क्या? कैसे निकलेगा? इस 100 एसेट्स में से एसेट्स कितना है ये दिख रहा है क्या? इधर नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। या एसेट्स क्या है? एसेट्स कितना है? 100 रुपया है ना। और उसमें से अगर हम लेस कर दें, उसमें से हम अगर लेस कर दें, उसमें से हम मान लो अगर लेस कर दें, क्या लेस कर दें? इक्विटी, इक्विटी लेस कर दें, यानी कि इक्विटी मतलब ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड मतलब कि कैपिटल लेस कर दें, यानी कि ऑनर्स फंड कह रहे हैं या इक्विटी कह रहे हैं, ठीक है, इक्विटी ही लिखते हैं यहाँ पे। इक्विटी लेस कर दे, कितना इक्विटी है? 50 रुपया, तो कितना बचेगा? 50 बचेगा ना, बोलो 50 बचा। अब देखो 50 क्या है? यही तो लायबिलिटी है, आई बात समझ में? यही तो लायबिलिटी है ना। क्यों? क्योंकि देखो इधर यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिखे हैं, क्या फॉर्मूला लिखे हैं? लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स तो ये हो गया एसेट्स, इसमें से ये कैपिटल लेस कर देंगे यानी कि इक्विटी लेस कर देंगे, तो क्या बचेगा? लायबिलिटी तो बचेगा ना। तो लायबिलिटी क्या आ गया यहाँ पे? 50 रुपया आ गया। बस समझ लो, ये इक्वेशंस में हम लोग देखेंगे, इक्वेशंस में और डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ये निकलता है। ये फिलहाल समझ में आया? यानी कि देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, ये बैलेंस शीट है
ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट्स बराबर लायबिलिटी होता है, ठीक है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी साइड में दो चीजें होती है, एक इक्विटी होता है, ऑनर्स फंड होता है, और दूसरा नीचे जो हमने लोन वगैरह ले रखा है ना लायबिलिटीज, वो होता है, ये वाला पोर्सन, लोन वगैरह का पोर्सन इसमें होता है, ठीक है। तो दोनों साइड जब बराबर होता है तो हमें ये साइड दिया हुआ है और इस साइड का आधा दिया हुआ है, इसका मतलब ये निकालना है। तो फॉर्मूला हो गया एसेट्स माइनस इक्विटी, तो क्या हो जाएगा लायबिलिटीज। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है इसमें? इसको इरेज कर दो, ठीक। अगर समझ में नहीं आया ना तो इसको फिर से एक बार रिवाइंड करना, वीडियो को एक बार बैक करके फिर देखना, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत है इसमें? मिटा दो इसको, चलो देखो देखो चलो देखते हैं। हम लायबिलिटी की डिस्कस के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। देखो टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में क्या था, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेबल टू द ऑनर, यानी कि ऑनर्स फंड, जो ऑनर ने पैसा लगाया है उसको पे करना है, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। और याद रखना ये इंटरनल लायबिलिटी का टेंशन बिजनेस को नहीं होता है, बिजनेस को पे करने का टेंशन किसको होता है, आउटसाइडर को। और ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी कि आउटसाइडर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब क्रेडिटर, जिससे हमने उधार खरीदा हुआ है, जिससे हमने उधार खरीदा, वो कौन हमारा आउटसाइडर है। तो उसको पे करने का हमको टेंशन है, बात समझ में आ रहा है ना। देखो देखो ये क्या देख रहे हैं तुम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल देख लिया हमने, इंटरनल लायबिलिटी देख लिया हमने, हम क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हमने उधार खरीदा होता है, जिससे हमने उधार खरीदा होता है, उसको पे करना है, ठीक है, यानी कि क्रेडिट पे परचेज किया है हमने। अच्छा, उसके अलावा बैंक लोन, जो बैंक से हमने लोन ले रखा है, जो बैंक से हमने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में पैसा है 100 रुपया और हमने निकाल लिया 150 रुपया, यानी कि बैंक में हमने रखा है 1 लाख और हमने विड्रॉ कर लिया 1,10,000, यानी कि 10,000 ज्यादा किया ना हमने। तो कहोगे कि सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, ये आपको हमको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। बैंक उनको ये फैसिलिटी देती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज देती है कि इंस्टेंटली कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं ना जहां पे इंस्टेंटली बहुत पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो वैसे बिजनेसमैन को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है और उस पेमेंट, उस पैसे को जो ओवरड्राफ्ट आपने किया है ना, 1 लाख आपके अकाउंट में था, आपने विड्रॉ कर लिया मान लो 1,50,000, तो ये 50,000 जो है ना उसमें बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करते हुए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो एक टाइम फ्रेम होता है, एक सर्टेन टाइम के अंदर उसको पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो एक तरह की लायबिलिटी ही तो है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। बिल्स पेबल का मतलब कि आपने उधार खरीदा है किसी से और एक बिल ड्रॉ कर दिया है। बताऊंगा कि बिल्स पेबल क्या होता है, यहाँ पे बताने की जरूरत फिलहाल उसको नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें आउटसाइडर लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, मतलब कि आपने क्या किया होगा, कुछ सामान खरीदा है और पेमेंट नहीं किया है, सामान खरीदा है या पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो वो चीजें हो सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत है इसमें? चलो इसको फिलहाल इसको एक बार नोट डाउन करो, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करो इसको। देखो हमने लायबिलिटी देखा था कौन कौन सा, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसकी और वैरायटीज की अगर बात करें ना, और वैरायटीज की बात करें तो एक है नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरा है करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और नॉन करेंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। देखो ये जरूरी नहीं है, बस जानना ही है कि नॉन करेंट लायबिलिटीज बोलते किसको हैं। तो जैसे हम लोग एसेट्स में देखे थे ना, नॉन करेंट एसेट्स, वो क्या था, नॉन करेंट एसेट्स जिसकी लाइफ कितनी थी, 12 महीने से ज्यादा थी। उसी तरह से यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी जो होती है ना, जिसको पे ऑफ करने की लायबिलिटी कितने दिनों की होती है, 1 साल से ज्यादा की होती है, 1 साल से ज्यादा की होती है, वो लायबिलिटी कौन सा होता है, हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, बोलो इसको क्या 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 लिख सकते हैं, पे ऑफ करने की लायबिलिटी कितनी होती है, मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसकी पे ऑफ करने की लायबिलिटी कितनी होती है, मोर देन 12 मंथ। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिसको पे ऑफ करने की लायबिलिटी कितनी होती है, पे ऑफ करने की लायबिलिटीज कितनी होती है, बोलो, हाँ, लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के अंदर जो आपको पे कर देना है, 12 महीने को अंदर जो पे कर देना है, ठीक है, वो होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। और 12 महीने से जो ज्यादा
मतलब 12 महीने या उससे ज्यादा टाइम के बाद पे करना है, वो आपका होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। कोई दिक्कत है? नॉन करेंट लायबिलिटीज, कोई दिक्कत? बोलो।